क्योंकि स्वामी जी के व्याख्यान अगर आप ध्यान से सुने, ध्यान से शब्द पर जोर दीजिएगा, ध्यान से सुने, तो वो जितना प्राणायाम और आसन के बारे में बताते हैं उतना ही बीच बीच में नियमों के बारे में बोलते रहते हैं। आपने सुना होगा वो बार बार कहते हैं खाना खाते ही तुरंत पानी मत पियो, 1 घंटे के बाद पियो, ये नियम। अब आप इस नियम का पालन अगर नहीं करेंगे और आसन करते रहेंगे, प्राणायाम करते रहेंगे, पूरा लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि महर्षि पतंजलि खुद कहकर गए हैं कि आसन और प्राणायाम का लाभ लेना है तो यम और नियम से शुरू करो। तो यम और नियम पहला चरण है और समाधि अंतिम चरण है। योग इसी के लिए है। तो मैं आपसे कुछ छोटे छोटे नियमों की बात करूंगा जो हम हमारे जीवन में ध्यान रखें। और मैंने खुद लगभग 12 वर्षों से, मैं 11 वर्ष पहले स्वामी जी के साथ संपर्क में आया। आप लोगों का संपर्क तो अभी 3-4 साल पुराना है। मैं 11 वर्ष से उनके साथ में हूं। जब उनका टीवी पे भी नहीं आता था तब की बात करता हूं। तो उनके साथ रहकर मैंने जो गहराई से देखा कि वो खुद स्वामी जी उन नियमों के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं और इसलिए वो बहुत ज्यादा चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, अखबार में काम करते हैं, वो अक्सर मजाक करते हैं मुझसे। वो कहते हैं कि हम बहुत दिन से एक न्यूज चाहते हैं कि बाबा कब बीमार पड़े और ये हम फ्रंट पेज पे छापना चाहते हैं। मैं पूछा भाई आपको इसमें क्या इंटरेस्ट है? तो बस ऐसे ही अखबार वालों का तो इंटरेस्ट ये होता है कि जो निगेटिव चीज है वो पहले छापो। अगर आप ठीक ठाक कोई काम कर लें तो अखबार के लिए न्यूज नहीं है वो, लेकिन उस काम को करने में मारपीट हो जाए, गाली गलौज हो जाए तो वो बहुत बड़ी न्यूज है अखबार के लिए। तो वो ऐसी बात करते हैं और ये बात उनको मैं कहता हूं कि कभी सुनने को मिलेगी नहीं, क्योंकि वो स्वामी जी बहुत ज्यादा पक्के से नियम का पालन करते हैं। जिन नियमों का वो पालन करते हैं वो आप भी करो। कुछ नियम मैं आपको बताऊंगा, सब तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि 20 मिनट में संभव नहीं, लेकिन कुछ नियम तो मैं जरूर बताऊंगा आपको जिनका हर एक को पालन करना चाहिए। तब आपको योग और प्राणायाम का पूरा लाभ मिलेगा। और ये नियम मेरे बनाए हुए नहीं है, ये नियम स्वामी जी के भी बनाए हुए नहीं है। ये नियम हजारों साल पहले आयुर्वेद चिकित्सा के कुछ महान लोगों ने बनाए हुए। हमारी आयुर्वेद चिकित्सा में एक बड़े महान व्यक्ति हुए, उनका नाम था महर्षि चरक। सुना होगा आपने। इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया, रिसर्च किया इस बात पर कि जड़ी बूटियों से क्या क्या बीमारियां ठीक होती हैं, पेड़ पौधों से कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं, पेड़ों के पत्तों से कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं, उस पर उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। उसके बाद एक ऐसे ही व्यक्ति हुए महर्षि सुश्रुत। उन्होंने इस पर काम किया कि शरीर के किसी अंग में जरूरत से ज्यादा अनवांटेड, जरूरत नहीं, ऐसी कोई ग्रोथ हो जाए, ऐसा कोई बढ़ोतरी हो जाए, ट्यूमर हो गया, जैसे गांठ हो गई, इसको कैसे काट के निकाला जाए, सर्जरी। इस पर सबसे ज्यादा काम किया महर्षि सुश्रुत ने। और आपको शायद ये सुनकर आश्चर्य होगा, खुशी भी होगी कि सर्जरी का आविष्कार इसी देश में हुआ, भारत में। सारी दुनिया ने सर्जरी भारत से सीखी। ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने सबसे पहले सर्जरी सीखी। अमेरिका में तो बहुत बाद में आई सर्जरी। और ब्रिटेन ने भारत से 400 साल पहले सर्जरी सीखी। ब्रिटेन के डॉक्टर यहां आते थे और यहां भारत में आकर सर्जरी सीखकर जाते थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आज से 400 साल पहले इस भारत में सर्जरी के बहुत बड़े विश्वविद्यालय चला करते थे, यूनिवर्सिटीज। हिमाचल प्रदेश है ना, इसमें एक जगह है कांगड़ा, यहां सबसे बड़ा सर्जरी का मेडिकल कॉलेज था, आज की भाषा में मैं अगर कहूं तो। एक और जगह है भरमौर, हिमाचल में, वहां एक दूसरा बड़ा केंद्र था सर्जरी का। ऐसे ही एक तीसरी जगह है कुल्लू, वहां पर एक बहुत बड़ा केंद्र था। अगर हिमाचल प्रदेश का आज का नक्शा ध्यान में रखा जाए तो 18 ऐसे केंद्र थे हिमाचल में।
फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, संपूर्ण भारत देश में सर्जरी के 1200 के आसपास केंद्र थे 400 साल तक। यहां अंग्रेज आकर सीखते थे। आपको सुनकर और खुशी होगी, लंदन में एक बहुत बड़ी संस्था है, उसका नाम है फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, FRS। आजकल हमारे देश में और दुनिया में FRS का रिकॉग्निशन मिल जाए तो बहुत बड़ा डॉक्टर माना जाता है। ये FRS संस्था की स्थापना उन अंग्रेज डॉक्टरों ने की थी जो भारत से सर्जरी सीख कर गए थे, और उनमें से कई डॉक्टर्स ने मेमोइर्स लिखे हैं। मेमोइर्स लिखने का मतलब क्या होता है? अपनी मन की बात। तो जो अंग्रेज डॉक्टर ने मेमोइर्स लिखे हैं उनको पढ़ें तो हैरानी होती है। वो बोलते हैं कि भारत जैसे देश में इतनी ऊंची तकनीक के आधार पर सर्जरी होती है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, 400 साल पहले इस देश में राइनोप्लास्टी होती थी। राइनोप्लास्टी आप समझते हैं? शरीर के किसी अंग से कुछ भी काटकर नाक के आसपास के हिस्से में उसको जोड़ देना और पता भी ना चले। 400 साल पहले राइनोप्लास्टी इस देश में होती थी। कई अंग्रेज अधिकारियों के मेरे पास डायरी के पन्ने हैं। एक कर्नल कूट नाम का अंग्रेज हुआ करता था, उसका हैदर अली के साथ संग्राम हुआ, लड़ाई हुई थी कर्नाटक में 1799। हैदर अली ने उसको युद्ध में पराजित कर दिया, हार गया। हारने के बाद उसकी नाक काट दी हैदर अली ने। हमारे देश में ऐसा होता था कि नाक कटना सबसे बड़ा अपमान। तो हैदर अली ने उसको मारा नहीं, वो चाहता तो गर्दन काट देता उसकी, क्योंकि वो पराजित हो गया था अंग्रेज कर्नल कूट। उसकी नाक काट दी और कहा तुम जाओ अब कटी हुई नाक लेके। तो वो कर्नल कूट घोड़े पर भागा वहां से, कटी हुई नाक हाथ में, खून निकलता हुआ। तो हैदर अली के राज्य की सीमा के बाहर आके किसी ने उसको देखा कि उसके खून निकल रहा है, नाक कटी हुई है, हाथ में है। तब उसको पूछा ये क्या हो गया? तो उसने सच नहीं बताया। उसने कहा मेरे चोट लग गई है। तो उसने कहा नहीं, ये चोट नहीं लगी, ये तलवार से नाक काटी गई। तो अंग्रेज मान गया कि हाँ बात तो सही। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम चाहो तो अभी हम सर्जरी करके तुम्हारी ये नाक जोड़ सकते हैं। तो उसने कहा कि ये काम तो इंग्लैंड में कोई नहीं कर सकता, आप कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा हमको तो ये काम आता है बहुत अच्छे से। तो उस कर्नल कूट की नाक के जोड़ने का ऑपरेशन हुआ बेलगाम नाम का एक शहर, जहां पर ये घटना घटित हुई। उसका करीब 3-3.5 घंटे ऑपरेशन चला। वो नाक जोड़ी गई, फिर उस पर लेप लगाया गया। 15 दिन उसको वहां रखा गया। 15 दिन के बाद उसकी छुट्टी हुई। 3 महीने बाद वो लंदन पहुंचा। तो लंदन वाले हैरान थे कि तुम्हारी नाक तो कहीं से कटी हुई नहीं दिखती। तब उसने अपनी डायरी में लिखा कि ये भारतीय सर्जरी का कमाल है। तो ये जो सर्जरी हमारे देश में विकसित हुई, ये तो मैंने एक उदाहरण दे दिया आपको ऐसे। ये बहुत प्रयास किए इसके लिए महर्षि सुश्रुत ने, तब जाकर ये सर्जरी भारत में फैली। ऐसे ही हमारे देश में बहुत प्रयास किए महर्षि चरक ने, तब जाकर आयुर्वेद चिकित्सा इस देश में फैली। आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में भारत देश में ये कहा जाता है कि ये इतनी ही पुरानी है जितना पुराना भारत है। अब भारत उतना ही पुराना है जितने पुराने हमारे भगवान राम या कृष्ण या शंकर या महादेव या ब्रह्मा या विष्णु। इसका काल गणना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि राम जी के जमाने में आयुर्वेद चिकित्सा खूब अच्छे से चलती थी, क्योंकि जब उनका रावण से युद्ध हुआ तो कहानी ये है कि लक्ष्मण जी को मूर्छा आई थी। आज की भाषा में कहूं तो लक्ष्मण जी कोमा में चले गए थे। कोमा वही होता है, और वो कई दिन बेहोश पड़े रहे थे। तब उनके बारे में चिंता हुई राम जी को कि कैसे इनको ठीक किया जाए। तो एक वैद्य को लाया गया, उनका नाम था वैद्य सुषेण। उन्होंने नब्ज देखकर कहा कि इनको बचाया जा सकता है, इनके लिए एक दवा चाहिए, संजीवनी बूटी। बूटी का माने पेड़ होता है। तो संजीवनी चाहिए, कहां मिलेगी? तो हिमालय पे मिलेगी। तो कौन लेके आएगा? तो हनुमान जी जाएंगे।
अब हनुमान जी को पहचान नहीं संजीवनी क्या है, तो पर्वत उखाड़ के ले गए। फिर वैद्य सुषेण ने संजीवनी को ढूंढा, उसका काढ़ा बनाकर लक्ष्मण जी को पिलाया, नाक में सुंघाया, तब वो कोमा से बाहर आए थे। इससे पता चलता है कि कोमा से बाहर आने के लिए उस समय चिकित्सा हुआ करती थी। आप जानते हैं एलोपैथी चिकित्सा में कोमा से बाहर आने के लिए कोई दवा नहीं है, जबकि 17.5 लाख साल पहले इस देश में कोमा से बाहर आने की दवा थी, आज भी है। आज भी आयुर्वेद में 40 से ज्यादा दवाएं हैं जो व्यक्ति को कोमा से बाहर लाती हैं। एलोपैथी वालों के पास एक भी दवा नहीं है, सारी दुनिया के करोड़ों करोड़ों डॉलर की रिसर्च करने के बाद भी कोई दवा नहीं है। अगर एलोपैथी के डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट करा रहा है और वो कोमा में चला जाए पेशेंट, तो डॉक्टर एक ही बात कहता है, वेट एंड वॉच, इंतजार करो और देखो, बस दवा कोई नहीं है। तो हम इस बात का एहसास करें कि हमारी चिकित्सा पद्धति आज भी कितनी ऊंची है और 17.5 लाख साल पहले भी कितनी ऊंची थी। और ये वही चिकित्सा पद्धति है जिसको आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के 3 भाग हैं। पहला भाग है जड़ी बूटियों द्वारा चिकित्सा, पेड़ पौधों द्वारा चिकित्सा, फल और फूल के द्वारा चिकित्सा, ये एक भाग है। दूसरा सर्जरी के द्वारा चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, ये दूसरा भाग है। और तीसरा और आखिरी भाग है खान पान, पथ्य अपथ्य और यम नियम के आधार पर चिकित्सा। क्या खाएं, क्या ना खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, क्या पिए, क्या ना पिए, कब पिए, कैसे पिए, कितना पिए, इनके आधार पर चिकित्सा। तो पहली जो चिकित्सा है, जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, फल आदि, इनके मास्टर थे, पंडित थे महर्षि चरक। दूसरी वाली जो चिकित्सा है शल्य चिकित्सा, उसके पंडित थे सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत। और तीसरी वाली जो चिकित्सा है यम नियम, खान पान के नियम, इसके चिकित्सक सबसे बड़े थे महर्षि भागवत। आएगा हमारी आयुर्वेद चिकित्सा का जो मूल सिद्धांत है वो जान लेना चाहिए। सिद्धांत ये है कि कोई व्यक्ति बीमार कब पड़ता है और कोई व्यक्ति स्वस्थ कब रहता है। बीमार कोई भी व्यक्ति तब पड़ता है जब उसका वात, पित्त और कफ तीनों असमान होते हैं, असंतुलित होते हैं। और कोई भी व्यक्ति स्वस्थ तब रहता है जब वात, पित्त, कफ तीनों उसके संतुलित होते हैं। तो वात, पित्त, कफ तीनों का संतुलन अगर है तो जीवन में आपको कभी रोग आएगा नहीं। और अगर वात, पित्त, कफ में असंतुलन है, टूट फूट है, तो हमेशा रोग आने वाले हैं और आप परेशान हो जाने वाले हैं। वात के असंतुलन से हमारे शरीर में 80 रोग आते हैं। 80, 8 और 0, 80। पित्त के असंतुलन से हमारे शरीर में 40 रोग आते हैं। 4 और 0, 40। और कफ के असंतुलन से 28 रोग आते हैं। सबसे कम कफ के रोग हैं, सबसे ज्यादा वात के रोग हैं, पित्त वाला बीच में। कफ के रोग क्या क्या हैं? मोटे मोटे कुछ रोग बताता हूं ताकि आपको पता रहे। मोटापा होना, ये कफ का सबसे खराब रोग। वजन बढ़ना, ये कफ का सबसे खराब रोग। थायराइड की समस्या पैदा होना, ये कफ का सबसे खराब रोग है। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, एक में थायराइड बढ़ता है, एक में घटता है, कफ की सबसे खराब समस्या। सर्दी होना, जुकाम होना, कफ की सबसे बड़ी समस्या। खांसी होना, बलगम जमा होना, कफ की सबसे बड़ी समस्या है। आंखों में मोतियाबिंद होना, जिसको आप कैटरेक्ट कहते हैं, ये कफ की समस्या है। कान में सुनाई नहीं देना, ये कफ की समस्या है। नाक से हमेशा पानी बहना, नजला होना, ये कफ की समस्या है। कान में से पानी आना, ये भी कफ की समस्या है। आंखों को लाल हो जाना, कफ की समस्या है। आंखों के आसपास काला घेरा हो जाना, कफ की समस्या है, जिसको डार्क सर्किल आजकल कहा जाता है। हमारे
चेहरे पर फोड़े फुंसी हो जाना या तो कील मुहासे हो जाना कफ की समस्या है। चेहरे की त्वचा का रंग बदल जाना कफ की समस्या। ऐसे कफ के 28 रोग हैं। मोटी सी एक जानकारी दूं, अगर आप योग शिक्षक हैं तो आपको ये बहुत काम आएगी कि छाती से लेकर यहां से लेकर मस्तिष्क के आखिरी हिस्से तक इस इलाके के जितने रोग आप जानते हैं वो सब कफ के रोग हैं, सबके सब। अब छाती से लेकर और जंघा तक यहां जितने भी रोग आप जानते हैं वो सब पित्त के रोग, गैस बनना, एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, खाते समय मुंह में पानी आना या मुंह का पानी बिल्कुल सूख जाना, बार बार डकार आना, खट्टी डकारें आना, हिचकियां आना, ये सब पित्त की समस्याएं हैं, पित्त के रोग। और इनकी संख्या 40 है। ये छाती से लेकर जंघा के बीच वाले इलाके के रोग हैं, सब पित्त के। किडनी खराब होना, लीवर खराब होना, किडनी में स्टोन होना, लीवर में सूजन होना, ये सब पित्त की समस्याएं हैं। और खराब रोगों के नाम बताऊं, जॉन्डिस होना, पीलिया होना, हेपेटाइटिस होना, ये सब पित्त के रोग हैं, पित्त की समस्याएं। कई तरह के बुखार, पित्त की समस्याएं। और जंघा से लेकर और आखिरी पॉइंट जो आपका है नाखून, अंगूठे का, इस इलाके के जितने भी रोग हैं वो सब वात की समस्या है। घुटने दुखना, घुटने के नीचे का तल्ली दुखना, घुटने में ऐंठन होना, क्रैम्प होना, तरह तरह के ये सब वात के रोग हैं। सबसे ज्यादा वात के रोग हैं, मैं बोला आपको 80, उसके बाद पित्त के हैं 40 और सबसे कम कफ के रोग हैं। अब आपको जिंदगी भर एक ही चीज ध्यान रखनी है कि वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहें आपके, तो आप रोगी नहीं हो सकते। तो आपको करना क्या है, वात पित्त कफ तीनों को संतुलन रखने के लिए महर्षि वाग्भट के कुछ सूत्र याद रखने और याद रख के उनको जीवन में पालन करना है। पहला सूत्र है उनका, खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना, ये पहला सूत्र। खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना। सूत्र को उन्होंने लिखा है जिस तरह से वो मैं बताता हूं, ये मैंने भाषांतर करके बोल दिया आपको, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। महर्षि वाग्भट ने ऐसे नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है भोजनांते विषम वारी, ऐसे लिखा। भोजनांते माने भोजन अंते, भोजन अंते माने भोजन के अंत में, विषम, विषम माने विष के जैसा, वारी, वारी माने पानी, भोजन के अंत में पानी विष के जैसा है, ये है सूत्र। मतलब भोजन के अंत में पानी ना पिए, मैंने सरल कर दिया उसको। अब क्यों ना पिए, कारण उसका एक है कि हम जब खाना खाते हैं, खाना सारा पेट में इकट्ठा होता है, एक स्थान है उसको जठर कहते हैं, जठर स्थान पे खाना जब आता है तो अपने आप अग्नि जलती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं। खाना खाते ही पेट में अग्नि है, वो जठर अग्नि है। अग्नि जलती है तो खाना पचता है, अग्नि नहीं जलती तो खाना नहीं पचता। तो आपने खाना खा लिया, पेट में अग्नि जली, अग्नि ने जैसे ही जलना शुरू किया आपने पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, चिल्ड वाटर, फ्रिज से निकाल के बोतल गटक ली। अब क्या होगा, अग्नि बुझ गई, अग्नि बुझ गई तो खाना नहीं पचेगा, तो खाना सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना 103 बीमारियां पैदा करेगा। सबसे ज्यादा बीमारियां इसी में आती हैं। इसलिए वाग्भट जी ने पहला सूत्र ये लिखा, भोजनांते विषम वारी, खाने के बाद पानी नहीं पीना। तो आप बोलेंगे कब पीना, खाना जब आप खाते हैं तो अग्नि जलने की जो क्रिया है वो 1 घंटे से शुरू होकर 1.5 घंटे तक चलती है। खाना खाने के बाद अग्नि जलने की क्रिया 1 घंटे से 1.5 घंटे तक चलती है और 1.5 घंटे के बाद वो अपने आप शांत हो जाती है।
उसके बाद क्या होता है, अग्नि जब शांत हो जाती है तो जो आपने खाया है उसका रस बनना शुरू होता है। ये रस बनने की क्रिया लगभग और 1 से 1.5 घंटे चलती है। फिर रस बनने के बाद क्या होता है, रस बनने के बाद खाने का मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल, मूत्र, अस्थि और मेद बनना शुरू होता है और ये क्रिया 5 दिन तक चलती है। आज आप जो खाना खाएंगे ना, आज का खाना 5 दिन तक डाइजेस्ट होता है, अभी खाया तो 5 दिन तक। और इस पूरी क्रिया में हमें जो सबसे महत्व की बात जाननी है वो ये कि सबसे ज्यादा और सबसे आसानी से बनता है मांस और सबसे कम और सबसे देर में बनता है वीर्य। मांस सबसे ज्यादा, वीर्य सबसे कम। आपको सुन के ताज्जुब होगा, बागभट्ट जी ने एक जगह लिखा और आज की आधुनिक विज्ञान ने उसको सिद्ध किया। वो ये है कि आज तारीख 19 जुलाई को आप जो खाना खाएंगे इसका वीर्य बनने के लिए 1 महीना खर्च होगा। अगले महीने 20 अगस्त को बनेगा। आज जो खाया 30 दिन लगते हैं और सबसे कम बनता है, सबसे ज्यादा समय लगता है, सबसे कम बनता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया वीर्य बहुत कीमती है, इसलिए उसको नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करने की कल्पना इस देश में। ये मैंने इसलिए जानकारी दी कि आप योग शिक्षक हैं, आपको पता होना चाहिए, कभी कोई बात आ जाए तो आप समझा सकते हैं। तो हमने खाना खा लिया, आग जली, खाने को पचाने के लिए 1 घंटे 30 मिनट तक जलेगी। तब तक पानी अगर आपने पिया तो आग बुझेगी, आग बुझेगी तो फिर आगे की क्रिया रुकेगी। इसलिए आगे की क्रिया ना रुके, आग ना बुझे, तो सरल बात कही गई, खाना खाने के बाद पानी ना पिए 1 घंटे से 1.5 घंटे तक। तो आज के बाद आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप योग शिक्षक हैं या योग साधक हैं, दोनों को ही मेरी प्रार्थना है कि इस नियम का पालन करें। खाना खाने के 1 घंटे से 1.5 घंटे के बाद पानी पिए। 1 घंटा किसके लिए और 1.5 घंटा किसके लिए? 2 शब्द में बोल रहा हूं, 1 से 1.5 घंटा। 1 घंटा उनके लिए है जो एकदम स्वस्थ है, जिनको लगता है कि वो स्वस्थ है, उनको कोई तकलीफ नहीं, उनके लिए 1 घंटा। और जो बीमार मानते हैं अपने को, वो 1.5 घंटा। तो आप स्वस्थ हैं तो 1 घंटे बाद पानी पी लीजिए खाने के, और थोड़े बीमार हैं तो 1.5 घंटे के बाद पी लीजिए। लेकिन 1.5 घंटे के बाद पीना ही है, ऐसा नहीं कि भूल जाए, तब एक और गड़बड़ आएगी। क्यों गड़बड़ क्या आएगी? खाना जो पचने की क्रिया, मैंने कहा ना पहले खाना पचता है, आग जलती है तो वो खिचड़ी जैसा बनता है, फिर रस बनना शुरू होता है। जब रस बनेगा तो पानी चाहिए, बिना पानी के रस कैसे बनेगा? तो पानी जिस समय चाहिए तभी पीना अच्छा है। तो 1-1.5 घंटे के बाद रस बनना शुरू होगा तो पानी पी लीजिए। तो पानी पीने का ये नियम है। मैं फिर से दोहराता हूं, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पिए, ठीक है? अब इसमें आप प्रश्न कर सकते हैं कुछ कि खाना खाने के पहले पिए क्या, खाना खाने के बीच में पिए क्या? खाने के पहले पानी पी सकते हैं, आयुर्वेद में कहा गया 48 मिनट पहले पिए। क्यों? जब आप पानी पीते हैं तो पेट में पानी जाता है, तो पानी का अंतिम स्थान है मूत्रपिंड, पहला स्थान है मुंह, जहां से ये जाना शुरू होता है। अंत में आता है सारा पानी मूत्रपिंड में, फिर उसके बाद ये मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है। तो मूत्रपिंड में पानी पहुंचने के लिए 48 मिनट लगता है। तो आप खाने के पहले 48वें मिनट में पानी पी सकते हैं। बीच में पानी कब पिए खाने में? जब आप 2 अन्न का खाना खाएं, गेहूं की रोटी खाएं और चावल खाएं, 2 अन्न का खाना है, तो आप गेहूं की रोटी खाने के बाद और चावल खाने से पहले थोड़ा पानी पिए। कितना पिए? 3-4 घूंट बस, ज्यादा नहीं। और इसमें आखिरी जानकारी कि खाना खाने के बाद अगर सच में प्यास लग रही है तो क्या पिए? तो आयुर्वेद में कहा गया 3 चीजें पी सकते हैं।
दही की लस्सी पिए खाना खाने के तुरंत बाद, दूध पिए, गाय का हो तो बहुत अच्छा, और जूस पिए, फल के रस पिए। खाने के तुरंत बाद अगर प्यास लगती है तो जूस पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं और दूध पी सकते हैं। जूस पीने का समय है सवेरे, लस्सी पीने का समय है दोपहर को और दूध पीने का समय है रात को। तो जूस पीना है सवेरे खाने के बाद माने ब्रेकफास्ट, लस्सी पीनी है दोपहर के खाने के बाद माने लंच, और दूध पीना है रात को माने डिनर। तो ये नियम पूरा हो गया, समझ में आ गया, कर लेंगे, बस आदत बदलनी है आपको। भागवती जी ये कहते हैं कि जो इस नियम का पालन करे 103 बीमारियों से जीवन भर बचेगा। अब बताओ कितना सस्ता सौदा है, 103 बीमारियां एक तरफ और ये छोटा सा नियम एक तरफ। तो आप ध्यान रखिए इस नियम का। दूसरा नियम है, पानी जब भी पिए घूंट भर के पिए, सिप करके पिए। जैसे चाय पीते हैं, जैसे कॉफी पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, ऐसे पानी पिए। ऐसे कभी भी पानी ना पिए गिलास लगाया और लगातार पिया, ये गलत तरीका है। पानी पीने का तरीका है, एक घूंट पिया, थोड़ी देर रुकें, एक घूंट पिया, फिर रुकें, फिर पिया, फिर रुकें, फिर ऐसे पानी पिए। इसका क्या लाभ है? मुंह में आप जानते हैं लार बनती है, ये लार जो है ना पेट के तेजाब को शांत रखती है। पेट का जो तेजाब है ना वो एसिडिक है विज्ञान की भाषा, और मुंह की लार जो है वो एल्कलाइन है, क्षारीय है। तो ये क्षार है, यहाँ अम्ल है, अम्ल और क्षार मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। तो मुंह की लार बार बार पेट में जाए ताकि पेट का तेजाब शांत रहे, इसके लिए कहा गया घूंट घूंट पानी पिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए। ठीक है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि जिनके पेट का अम्ल शांत रहता है, तेजाब शांत रहती है, उनको जिंदगी में रोग नहीं आते कभी। अम्लता अगर आपकी शांत है, एसिडिटी, कोई रोग आने की संभावना नहीं। दुनिया के सारे खराब रोग जैसे कैंसर, जैसे डायबिटीज, जैसे ब्लड प्रेशर बहुत तेज होकर हार्ट अटैक आना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़कर ब्रेन हेमरेज हो जाना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़कर पैरालिसिस हो जाना, ये सब खराब बीमारियां एसिडिटी से शुरू होती हैं। जब रक्त में एसिडिटी बढ़ती है तब ये बीमारियां अपने चरम पर पहुंचती हैं। लेकिन रक्त में एसिडिटी बढ़ती कहां से है? वो पेट से बढ़ती है। पेट में एसिडिटी कब बढ़ेगी? जब आप घूंट घूंट पानी नहीं पिएंगे तो लार बार बार अंदर नहीं जाएगी तो समस्या आएगी। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया पानी घूंट घूंट पिए। तीसरा नियम है, सवेरे सोकर उठें सबसे पहले पानी पिए। वहां स्वामी जी का आपने सुना होगा व्याख्यान, तो ऊषापान की बात वो करते हैं। ऊषापान का मतलब यही है उठते ही पानी पीना। हालांकि ऊषापान का सही अर्थ है सवेरे 4:30 बजे उठकर पानी पीना, क्योंकि ऊषा का वही समय है। अब दिल्ली वासियों के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो सवेरे 4:30 बजे उठें, क्योंकि उनका 4:30 बजे उठना तब संभव है जब रात को 8 बजे सो जाए। 8 बजे दिल्ली में सोना तो स्वर्ग की बात है, कल्पना की बात है, संभव ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं जब उठें तो पहले पानी पिए। आपकी जब दिन हो जाए, जब सवेरा हो जाए, उठते ही पानी पिए, कम से कम 3 गिलास, बिना प्यास के, घूंट घूंट भर के। कोई कहेगा हमें प्यास नहीं लगती, तो भी पीना ही है, ये घूंट घूंट भर के। इस पानी का फायदा, सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, रात को आप सो गए, सोने के बाद मुंह में लार बनी, वो जमा है, घूंट घूंट पानी पी लेंगे, सब लार नीचे चली गई। दूसरा फायदा, उठते ही आप पानी पिएंगे तो पानी सारा बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में मल फंसा रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो मल को बाहर निकालेगा। जैसे ही पानी मल को निकालना शुरू करेगा, प्रेशर एकदम बनेगा आपको, आप तुरंत टॉयलेट में जाएंगे और 5 मिनट में फ्रेश होकर वापस आएंगे। आयुर्वेद में कहा गया कि जो सवेरे एक बार मुक्त हो जाते, माने फ्रेश हो जाते, माने जिनको सवेरे एक बार पूरा खुलकर पेट साफ हो जाता है,
उनकी जिंदगी में कोई रोग नहीं आता। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत जरूरी है। दांत साफ कर